Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about some important considerations for gradient descent approach. पहली consideration हमारे पास जो है वो है input variables और उनकी scaling. Why is input variable scaling important? अच्छा, मेरे पास लेट से दो वेरिएबल्स हैं. इट्स लेट सपोज अ मल्टी रिग्रेशन प्रॉब्लम. मेरे पास x1 एक वेरिएबल है दैट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द हाउस. ठीक है. और मेरे पास एक और वेरिएबल है x2 दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस. ठीक है. अब नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस जो है ना वो एक से हो सकता है 5 तक या 6 तक लेट से वेरी करे. लेकिन साइज़ ऑफ द हाउस जो है दैट कुड वेरी फ्रॉम लेट से 500 टू 2000 स्क्वायर फीट. ठीक है. स्क्वायर फीट तक जो है वो वेरी कर सकता है. तो x1 की वेरिएशन रेंज जो है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू x2. दिस कुड बी प्रॉब्लमेटिक. और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो मॉडल पैरामीटर हैं, जो पैरामीटर्स जो लेट से थीटा 1 एंड थीटा 2 में इन दो वेरिएबल्स के लिए डिफ़ाइन कर सकता हूँ, उनकी रेंज जो है ना वो तेज़ी से चेंज हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव दिस टाइप ऑफ एन इक्वेशन जो कि let's say I can actually represent this as okay yeah, I can represent this as theta 1 x1 plus theta 2 x2. अब ये देखें x1 की जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 500 टू 2000. अगर थीटा की वैल्यू लेट से मैं बहुत स्मॉल भी रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 0.1 ऑफ लेट से 2000, और यहाँ पे भी थीटा 2 की वैल्यू लेट से मैं 0.1 रखता हूँ फॉर नंबर ऑफ रूम्स, तो और मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम 6 हैं, तो 0.1 ऑफ 6. So the answer that we'll be getting for this particular factor would be quite large compared to this factor, क्योंकि यहाँ पे x2 की जो रेंज है वो बहुत छोटी है और x1 की रेंज जो है वो बहुत लार्ज है. तो इन ऑर्डर टू डू दैट थीटा 1 की वैल्यू जो है ना वो मुझे लेट से उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हो सकता है थीटा 1 की वैल्यू बहुत कम चाहिए हो यहाँ पे. तो जितनी वैल्यू ये हायर साइड पे जाएगी, थीटा की वैल्यूज़ जो है ना वो कुछ ज़्यादा स्क्यूड हो सकती हैं या स्मॉलर की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ थीटा would have a very large impact on the overall answer for this particular expression जो कि मेरे पास ये h theta x की expression है. एंड दैट मीन्स कि जो मेरे कॉस्ट फंक्शन के अंदर जो चेंज आएगी वो भी बहुत लार्ज हो सकती है. ठीक है. सो इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल कि दोनों के अंदर जो है वो चेंज जो है वो लार्ज आए. तो दैट मीन्स कि कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू के अंदर ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ सकता है. अगर मैं थोड़ा सा भी x1 को चेंज करता हूँ तो कॉस्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे अगर मैं ये कुछ ज़्यादा भी ये कॉस्ट फंक्शन को आई मीन x2 की वैल्यू को और थीटा 2 की वैल्यू को ट्यून करता हूँ, तो उसका जो इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर आएगा वो रिलेटिवली लोअर होगा. तो आई माइट गेट अ ग्राफ ऑफ दिस फॉर्म. अगर मैं ये मॉडल स्पेस के अंदर थीटा 1 थीटा 2 के अंदर अगर मैं करूँ, सो अ स्मॉल चेंज इन थीटा 1, a small change in theta 1 would result in a very large change in the cost functions. So for example I might get a plot of this. So the contours मेरे पास जो cost function के आएंगे वो कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाएंगे. तो दैट मीन्स कि अगर थीटा 1 बहुत ही स्मॉल रेंज के अंदर चेंज हो रहा है, द इम्पैक्ट वुड बी ह्यूज. ओके, वो इम्पैक्ट ये भी हो सकता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज इम्पैक्ट. ये भी इम्पैक्ट हो सकता है. तो स्मॉल चेंज इन थीटा 1 which corresponds to let's say the size of the house would have a large impact on the overall cost value. ठीक है. और थीटा 2 के केस के अंदर आप ये देख सकते हैं कि द रेंज ऑफ चेंज ऑफ थीटा 2 इज़ प्राइमरीली क्वाइट हाई. तो इसका मतलब लार्ज चेंजेस के अंदर भी जो है अगर ये थीटा 2 चेंज कर रहा है लार्ज वैल्यू रेंज के अंदर, तो द इम्पैक्ट on the cost function would be accordingly. तो this is a sort of a skewed sort of the cost function. अच्छा, skewed cost function का नुकसान जो है वो क्या है? नुकसान ये है कि इस केस के अंदर कन्वर्जेंस आपकी स्लो हो सकती है. यहाँ से आप लेट से यहाँ पे मूव करें, फिर यहाँ से फिर यहाँ से, तो zigzag sort of a movement can actually be generated, जो एज अ रिज़ल्ट आपकी कन्वर्जन स्लो हो सकती है. आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए
कि आपकी जो स्केलेबल हों थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू, सो दैट मीन्स के तकरीबन सेम रेंज जो है वो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की आनी चाहिए। तो इस केस में आप देखें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सिमेट्रिक है। द चेंज इन थीटा वन इज़ सिमिलर टू द चेंज इन थीटा टू, सो दैट मीन्स कि स्क्यूनेस उसके अंदर हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। एंड हाउ कैन दिस बी डन? आई मीन आपके पास x1 और x2 जो हैं वो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं साइज़ ऑफ द हाउस को और नंबर ऑफ़ रूम्स को। तो ये आप यूनिफॉर्मिटी या नॉन स्क्यूनेस जो है वो कैसे ला सकते हैं? तो अच्छा, पहले तो इसका फ़ायदा, वो फ़ायदा मैंने आपको पिछली दफ़ा बता दिया था कि पहले केस के अंदर वो बड़ी ज़िगज़ैग मूवमेंट आएगी। इस केस के अंदर जो है वो रिलेटिवली स्मूथ मूवमेंट आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू कैन रीच योर डिज़ायर्ड पॉइंट। तो दिस स्मूथ मूवमेंट इज़ एक्चुअली डिज़ायरेबल इन दिस केस। अच्छा, ये आप अचीव कैसे कर सकते हैं? वो अचीव आप ऐसे कर सकते हैं कि यू कैन परफॉर्म स्केलिंग ऑन योर इनपुट्स। अच्छा, स्केलिंग ऑन द इनपुट का मतलब ये है कि मैं x1 और x2 को जो है वो लेट्स से मैं इस तरह से उनको डिफ़ाइन करूं कि दे फॉल इन द सेम रेंज। ओके, ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज। सो यहाँ पे आप देखें x1 और x2 जो है वो बोथ ऑफ देम फॉल इन द रेंज ऑफ 0 एंड 1। तो किसी तरह से मैं x1 और x2 को 0 1 रेंज के अंदर ले आऊँ या फॉर दैट पर्पस किसी भी रेंज के अंदर ले आऊँ। सो आई कैन एक्चुअली से x1 x2 जो है ना वो a और b के दरमियान फॉल करेंगे दोनों पैरामीटर्स। ठीक है, उस सूरत में आई होप कि मेरे पास कुछ इस तरह के कॉन्टूर्स जो है ना वो कॉस्ट फंक्शन के बनेंगे और इस तरह के कॉन्टूर्स से आई एक्चुअली सेव माई सेल्फ। ठीक है, सो हाउ कैन आई डू दैट? नाउ दिस कैन बी डन बाय परफॉर्मिंग स्केलिंग। तो आप स्केलिंग इसमें कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ गुड स्केलिंग एंड व्हाट इज़ अ बैड स्केलिंग? फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास एक्स वेरिएबल है, मैं इसको 0 और 3 की रेंज के अंदर जो है वो ले आता हूँ। दिस इज़ रिलेटिवली अ स्मॉल वैल्यू, तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन दूसरे केस के अंदर मैं एक काम ये करता हूँ कि -10,000 से किसी वेरिएबल को +50,000 तक जो है वो वेरी कर देता हूँ किसी एक वेरिएबल को, और बाकी वेरिएबल जो है ना वो डिफरेंट रेंज में वेरी कर। सो दिस वुड प्राइमरली बी अ रॉन्ग सॉर्ट ऑफ स्केलिंग। इसी तरह से आई कैन एक्चुअली से दैट ओके, I can have a scale of, let's say, this form, which is +0.00001। तो इस केस के अंदर you will see that the range is too small, तो this is also not a good scaling। ठीक है, तो you can have a good scale, let's say, of this form, जिसमें आप इसको +1 और -1 में वेरी कर सकते हैं, 0 और 1 के दरमियान वेरी कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ प्राइमरली अ गुड स्केलिंग। ना हाउ इज़ दिस एक्चुअली डन? इसका जो एक मेथड है वो ये है कि आप मीन नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। तो मीन नॉर्मलाइजेशन का मतलब जो है वो ये है कि यू एक्चुअली टेक द वेरिएबल वट एवर दैट वेरिएबल इज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वेरिएबल x है, इसको आप रिप्लेस कर दें x माइनस मीन ऑफ दिस वेरिएबल डिवाइडेड बाय द मैक्स वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास हाउसेस के साइजेस हैं एंड दे वेरी फ्रॉम 500 टू लेट्स से लेट्स से 2000। ठीक है, तो इसमें ये वेरी करते हैं। ठीक है, तो अब इसको व्हाट आई कैन डू इज़ कि लेट्स सपोज कि इसकी मीन वैल्यू ऑफ द हाउसेस मेरे पास 1000 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं या वट एवर नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, और हाउसेस के जो मीन साइज़ है वो मेरे पास वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट के बाद के करीब आता है। अच्छा, मैक्सिमम हाउस साइज़ लेट्स से मेरे पास 2000 के करीब है। तो आई कैन एक्चुअली डू मीन नॉर्मलाइजेशन। मीन नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि आई विल एक्चुअली टेक द वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द हाउस, और सब्ट्रैक्ट द मीन एंड देन डिवाइड द मैक्सिमम विद द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस सूरत में what would happen is that I'll actually put it in a range, ठीक है, which is primarily an acceptable range। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज दी मीन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है ना वो इस तरह से है। तो नाउ सपोज इफ़ आई हैव अ हाउस ऑफ साइज लेट्स से 500। ठीक है, तो 500 की जो मीन नॉर्मलाइजेशन वैल्यू होगी वो 5000, मैंने पहले कहा कि मीन वैल्यू मैंने 1000 एज्यूम की डिवाइडेड बाय 2000। सो दिस वुड प्राइमरली मीन कि आई विल हैव -500 डिवाइडेड बाय
2000. It would 2000. So this primarily means minus 1 over 4. So minus 0.25 is primarily the new value, which is representing a house size of 500. ठीक है, तो जहाँ जहाँ हाउस साइज़ 500 है मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ इस वैल्यू के साथ। अच्छा, इसी तरह से रूम साइज़ हैं, रूम साइज़ की भी जो है वो मैं जो यानी मीन नॉर्मलाइजेशन जो है वो रूम साइज़ की भी जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द मीन नॉर्मलाइजेशन. So mean normalization is also possible. Another possibility is to actually have the Z-score normalization. Z-score normalization जो है that is कि you have the value, the instantaneous value of the variable, subtract the mean of that and divide it by the standard deviation of your data of x. तो standard deviation of the data x के साथ उसे divide आप कर सकते हैं. So this is what जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन वुड मीन. और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आपके पास ये है कि आपके पास जितना भी डेटा है, हर वेरिएबल जो है उसकी मीन जो है वो मीन वैल्यू जो है दैट वुड आई मीन जो रिजल्टेंट डेटा होगा उसकी मीन वैल्यू आपके पास आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मीन वैल्यू आपके पास 0 और वेरिएंस जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके पास 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी. तो जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी जो है वो आप कर सकते हैं. अच्छा, तो सिमिलरली आपके पास लर्निंग रेट के ये नॉर्मलाइजेशन, इसको हम स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी आप इसमें आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. और असाइनमेंट के अंदर यू विल एक्चुअली बी गेटिंग से you can actually perform this normalization. You will get a chance to actually work around this. अच्छा, finally we'll talk about the learning rate. और learning rate के बारे में I've already discussed in our sessions कि a small value of learning rate would generate a graph of this form. So you may primarily start from here, you will reach another point, then another point after number of iterations. So here you have the number of iterations and here you have the value of the cost function, which is j. So you can see that यहाँ से यहाँ तक जो है वो it's primarily a very smooth sort of a curve that you are actually getting, and then it may expand further and go up again. So यहाँ पे you should primarily stop training your network. So ये आ गई when the value of alpha is actually small, and if the value of alpha is not small or if you are taking a large value of alpha, तो उस केस के अंदर प्राइमरली आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो शायद कुछ इस तरह का बने कि यू स्टार्ट फ्रॉम अ वैल्यू एंड देन यू एक्चुअली जंप टू अनदर वैल्यू, अनदर वैल्यू, अनदर वैल्यू, और इस तरह से zigzag मूवमेंट करते हुए आप अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन तक पहुँचे. This is for the large value of alpha when alpha is actually large. Of course, this is not desirable. We don't want this type of a random sort of a behavior क्योंकि convergence इसमें slow हो सकती है, और इस केस में convergence आपकी जो है वो fast हो सकती है. Fast I mean convergence का मतलब ये है कि it's very smooth convergence. It may take a longer time, लेकिन it's a smooth conversion. अच्छा, आइडली क्या होना चाहिए? आइडली आपको इस तरह का ग्राफ आपको जो है वो करना चाहिए, और कॉस्ट फंक्शन एक ख़ास पॉइंट पे जाके सो जो है वो उसके बाद उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी. तो लेट्स से कि मैं कॉस्ट फंक्शन if I plot it against the number of iterations, so what would happen is, and if I've got a reasonable learning rate, तो what would happen is कि आपके पास ये convergence plot कुछ इस तरह से आएगा. एक ख़ास point के बाद you will observe कि the value of j is not changing. Now that is where your solution has actually converged. So यहाँ पे आप ये declare कर सकते हैं कि आपका solution जो है वो converge कर गया. ठीक है. So this is the convergence sort of a point. यहाँ पे when you reach this point जिसके बाद आपके cost function के अंदर कोई बहुत ज़्यादा change नहीं आ रही, that is one you have reached your optimal point. और यहाँ पे आके आपको अपनी number of iterations को और ये जो learning process है या जो training process है यहाँ पे आपको stop कर देना चाहिए. ठीक है. So this is how you can actually determine the values. So I mean acceptable learning rates जो आपके पास आते हैं, they could be let's say 0.001, 0.01, 0.1, 0.3,
वन इस रेंज के अंदर जो आपके पास आते हैं, दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स ऑफ योर लर्निंग रेट विच यू कैन एक्चुअली परफॉर्म. सो दिस इज़ आर सम ऑफ द कंसिडरेशंस. इसका एक कंप्लीट हैंड आउट है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन फीचर नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात होगी, फीचर स्केलिंग के बारे में भी बात होगी. तो यू विल एक्चुअली हैव अ look at that handout which I'll actually be providing. शुक्रिया.